आज का वीडियो हल्का सा अलग होने वाला है, एंड तक नहीं देखोगे तो इस इशू को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। सीधा वीडियो शुरू करते हैं। 28 दिसंबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने साउथ कोरिया में किस तरह से हम इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म के केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस इशू को पॉइंट आउट किया। ये वीडियो एकदम से वायरल हो गया और इसने एक तरह से यूट्यूब पे एक अलग ही अवेयरनेस क्रिएट कर दिया। इसके बाद काफी लोगों ने आगे आकर अपनी रेसिज्म की स्टोरी शेयर की एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कई लोग ये समझ ही नहीं पाए कि उस वीडियो से मैं कहना क्या चाहती थी। एंड इवन वर्स, कई लोग तो ये भी नहीं समझ पाए कि ये रेसिज्म स्टेम कहां से हो रहा है और प्रोपोगेट कहां से हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। देखो, अगर इस इशू के जड़ पर सवाल नहीं उठाया जाए तो ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे। इसीलिए आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, और कई लोगों के ऐसे भी कमेंट्स थे कि हम तो साउथ कोरिया में काफी टाइम से रह रहे हैं और हमने कभी रेसिज्म फेस नहीं किया। सारे कोरियंस ऐसे नहीं होते हैं, ये झूठ है। आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे। क्या साउथ कोरिया में वाकई में रेसिज्म है तो कितना है, क्या ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इंडियंस के खिलाफ इस रेसिज्म को काउंटर कैसे कर सकते हैं। इस इशू को फिक्स करने के दो सॉल्यूशंस है, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। हमें दोनों पर एक साथ काम करना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। सो स्टार्टिंग विद, काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सारे कोरियंस ऐसे नहीं होते। सो ऑफ कोर्स सारे कोरियंस ऐसे नहीं होते। काफी कोरियंस बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल भी होते हैं। ये तो बेसिक सी बात है कि दुनिया में हर चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, बीच में देयर आर मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रेस। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसे एक मैक्रो लेवल पर देखना होगा कि डेटा क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, और इसके साथ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हमें एक एडेड पर्सपेक्टिव देते हैं। सो कोरिया की खुद की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उनके खुद के 82% लोग ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, हमारी सोसाइटी में रेसिज्म एक काफी सीरियस प्रॉब्लम है। कोरिया की ही एक मीडिया आउटलेट में पब्लिश्ड एक और सर्वे में यह भी पाया गया कि 10 में से 7 फॉरेनर्स ने साउथ कोरिया में कभी ना कभी रेसिज्म फेस किया है। बाकी प्रूफ्स तो मैंने मेरी पिछले वीडियो में ही दे दिए थे। आपको वो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर वाला केस भी याद ही होगा जिसमें किया मोटर्स की फैक्ट्री के बगल में काफी कोरियन रेस्टोरेंट्स खुल गए और वहां पे हमारे ही देश में हम इंडियंस को ही एंट्री अलाउड नहीं थी। मतलब देखो, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि वही बात रिपीट करने का मतलब नहीं बनता है। आज हमें मेनली फोकस इस पे करना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, जो हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन रूट कॉज है क्या? देखो, हर वो लोग जो कह रहे हैं कि रेसिज्म तो हर जगह है, अग्रीड। इंडिया में भी रेसिज्म है, अग्रीड। लेकिन इंडिया में अगर आपके साथ कोई ऐसा रेसिस्ट एक्ट होता है तो आप एक लीगल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इंडिया के आईपीसी सेक्शन 153A के तहत आपके साथ रेसिज्म करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। लॉ छोड़ो, आपको रेसिज्म के खिलाफ न्याय मिलेगा, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में तक क्लियरली मेंशन किया हुआ है। फंडामेंटल राइट समझते हो ना, इसे हमारे देश का सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। लीगल सिस्टम में इसे टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोरिया, वहां पे इस प्रॉब्लम की असली जड़ है कि रेसिज्म पे कोरिया ने कोई लॉ ही नहीं बनाया हुआ है जिससे कि एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम के थ्रू विक्टिम्स के इश्यूज एड्रेस हो सके। और यही बदलाव लाने के लिए काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सालों से इन पर दबाव डाल रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच को आप जानते ही होंगे। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी कंट्रीज पे वॉच रखता है कि कहीं भी कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो रहा हो, और अगर हो रहा हो तो वहां की गवर्नमेंट के पॉलिसीज को चेंज करने के लिए वो फोर्स करता है। इसी ह्यूमन राइट्स वॉच ने ज्यादा पहले नहीं, दिसंबर 2021 में ही साउथ कोरिया को एक ओपन लेटर लिखा था कि उन्हें जल्दी अपने देश में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ पास करना चाहिए, क्योंकि ये लॉ नहीं होने की वजह से साउथ कोरिया में रेसिज्म एक सीरियस कंसर्न बनते जा रहा है। आप लेटर में नीचे जाके भी देख सकते हो कि कई सारे कंट्रीज के एनजीओज ने भी ये लेटर को साइन किया है। 2021 छोड़ दो, पिछले महीने 12 दिसंबर को ही यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने वापस से साउथ कोरिया पर प्रेशर डाला कि अपने यहाँ पे ये लॉ इनैक्ट करो। ऐसे ही पिछले 10 सालों से यूनाइटेड नेशंस और कई सारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज साउथ कोरियन गवर्नमेंट को बार बार अर्ज कर रही है कि अपने यहाँ पे रेसिज्म को स्टॉप करो। इनफैक्ट 4 बार तो इस एक्ट के ड्राफ्ट तक सबमिट हो चुके थे साउथ कोरियन नेशनल असेंबली में, लेकिन अब तक अनफॉर्चुनेटली ये एक लॉ में तब्दील नहीं हो पाया। एंड यही एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक छोटे से केस से समझाती हूँ। इंडिया टुडे ने एक केस स्टडी पब्लिश की थी एक 28 साल के इंडियन प्रोफेसर बोनोजीत हुसैन की। बोनोजीत अपने कोरियन कलीग के साथ सोल में एक बस में ट्रैवल कर रहे थे जब उस बस में बैठे एक आदमी ने उन्हें अब्यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर बोनोजीत की कलीग जो कि कोरियन थी उनको भी अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया, ये कहकर कि क्या उसे एक ब्लैक लड़के को डेट करना अच्छा लगता है। इस इंसिडेंट के बाद बोनोजीत तुरंत वहां की एक लोकल पुलिस के पास गए, लेकिन सोचो पुलिस ने क्या किया। उन्होंने इस इशू को सीरियसली लेने के बजाय बोनोजीत से कहा कि आप उस आदमी से माफी मांगकर इस इशू को यहीं पे खत्म कर दो।
मैं ये स्टोरी आपके मन में साउथ कोरियंस के खिलाफ नफरत डालने के लिए नहीं बता रही हूँ। हम बात कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम को जड़ से कैसे सॉल्व करना है, बराबर। सो देखते हैं आगे मोनोजीत ने क्या किया। उन्होंने इस मामले को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ साउथ कोरिया तक पहुंचाया और वहां पर एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ पास करने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद कोरिया की मीडिया ने भी इस रेसिज्म के मुद्दे को एकदम से उठाना शुरू कर दिया। एंड कैन यू बिलीव दिस, कुछ ही टाइम में मोनोजीत को ये न्यूज मिलती है कि साउथ कोरिया की रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों ने मिलकर एक बिल प्रपोज किया है टू टैकल रेसिज्म इन साउथ कोरिया। अब हालांकि उस बार भी वो बिल लॉ में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट था मेरी पिछली वीडियो में भी और मेरी आज की वीडियो में भी। यही है इस प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। एंड मैं आपको आगे काफी डिटेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी से बताऊंगी कि हम इंडियंस की पावर कितनी है। लेकिन उसमें डिटेल में जाने से पहले एक मिनट, मेरी लास्ट वीडियो के बाद मैंने देखा कि कुछ इंडियन यूट्यूबर्स जो कोरिया में रह रहे हैं उनका स्टांस सडनली इस मुद्दे पर चेंज हो गया है। अभी वो कहने लग गए हैं कि नहीं, कोरिया में इतना रेसिज्म नहीं है, कम है। वो अलग बात है कि आप उनके चैनल पर जाओगे तो आपको न्यूमरस वीडियोस मिल जाएंगे, एक नहीं, मैं बात कर रही हूँ 10-12 वीडियोस मिल जाएंगे जहां वो अलग अलग इंसिडेंट्स बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कोरिया में रेसिज्म होता है। इनफैक्ट पहले दिन, जिस दिन ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था, उसमें तो नीचे कई लोगों ने कमेंट तक किया था कि थैंक यू फॉर कवरिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर रेजिंग अवेयरनेस। इन यूट्यूबर्स के वीडियोस अगर आप देखोगे तो ये कई बार ओपनली रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स प्लीज ये मुद्दा उठाओ। किसी भी क्लब में हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हम इंडियंस थे। तो आई गेस हम सबको एक साथ होना चाहिए, जितने भी इंडियंस हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गए, दिल्ली वाले हो गए, साउथ के हो गए, वेस्ट के हो गए, ईस्ट के हो गए, सबको एक साथ होना चाहिए इसके अगेंस्ट। तुम लोग भी टैग करो, किसी भी कोई तुम्हारा यूट्यूबर होगा, फेमस यूट्यूबर होगा, उसको टैग करो, उसको बताओ भाई क्या है ये, क्या हो रहा है, उससे बोलो कि इसके ऊपर वीडियो बनाए। लेकिन आज जब हमारा वीडियो वायरल हो गया, इनका स्टांस सडनली क्यों बदल गया? हमारी जो रिसर्च इन्हें डे 1 में सही लग रही थी, आज अचानक से वो गलत कैसे हो गई? अच्छा ठीक है, समझ गया। 6 days later. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एनीवे, हम तो हमारे स्टांस के एक एक शब्द पर कायम है, क्योंकि निकिता ठाकुर चैनल में हमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं और ना कि 1-2 इंडिविजुअल केसेस के बेसिस पर कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं। हमने इस मुद्दे पर 4 लेवल का डेटा निकाला था। पहले 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, स्टैटिस्टिकल डेटा नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का। हमने हमारी लास्ट वीडियो और आज की वीडियो में भी जितने भी डेटा लिए हैं वो सारे या तो ऑफिशियल कोरियन गवर्नमेंट का डेटा है या तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स वॉच, जो कि एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से इस मुद्दे को ट्रैक कर रही है। सो स्टैटिस्टिकल डेटा में नेशनल यानी कि कोरिया का खुद का और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दोनों है। तीसरा लेवल है एनेक्डोटल डेटा, यानी लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और केस स्टडीज। उसमें भी हमने 1-2 नहीं, कई सारे केसेस लिए जिसमें लोग अपने स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिसमें उनके साथ रेसिज्म हुआ है। इसी में हमने किया मोटर्स और साउथ कोरियन रेस्टोरेंट्स के केसेस भी स्टडी किए थे। एंड फाइनली चौथा लेवल था स्टडीइंग कोरियन पॉलिसीज। हमने डिटेल में इसके रूट यानी कि कोरिया के लीगल सिस्टम में जो फ्लॉज है उसे स्टडी किया। नाउ इतना रिसर्च हमारे हिसाब से किसी भी इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने के लिए काफी होता है। मेरे लास्ट वीडियो के बाद मैंने ये नोटिस किया कि काफी लोगों ने उस वीडियो के छोटे छोटे रील्स बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। देखो, एक चीज मैं एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहती हूँ कि ना मैंने अपनी पिछली वीडियो में ना आज की वीडियो में एक बार भी बोला है कि अब से हमें साउथ कोरियंस को अब्यूज करना शुरू कर देना चाहिए, उन्हें हेट करना शुरू कर देना चाहिए, या इवन वर्स अब से हमें इंडियंस जो साउथ कोरिया में रह रहे हैं उन्हें अब्यूज करना शुरू कर देना चाहिए सिर्फ क्योंकि वो वहां रह रहे हैं। देखो, जैसे मैंने बोला, हर चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं होती है। अगर हम भी ऐसे अंधाधुंध किसी को भी अब्यूज करने लग जाएंगे तो हम तो वही काम कर रहे हैं ना जिसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। हमें दोगला नहीं बनना है। बात यहाँ एकदम सिंपल है, हमें अवेयर होना है इस इशू के बारे में और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है। और इससे मेरा मतलब है कि हमें सवाल उठाने हैं, ना कि हेट फैलाना है या अब्यूज करना है। हमें सिर्फ इस सोशल इनजस्टिस को क्वेश्चन करना है ताकि साउथ कोरियन लोग, वहाँ की मीडिया, उनकी सरकार या एटलीस्ट हमारी सरकार तक हमारी ये आवाज पहुंचे, क्योंकि इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, नॉट हेट, नॉट अब्यूजिंग एनीबडी, नॉट शोइंग एग्रेशन, बट पॉलिसी लेवल पर चेंजेस। That is it. So basic take home message is #सवाल उठाओ, हेट मत फैलाओ। एंड ये बिल्कुल मत समझना कि हम इंडियंस की आवाज मैटर नहीं करती। मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जांपल से समझाती हूँ। 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ और इंडिया ने ऑफिशियली किसी का भी साइड नहीं लिया, बराबर। लेकिन इंडिया ने रशिया के साथ टाइज ओपन रखे थे। मतलब आपको याद होगा, इसी बात पे तो वेस्टर्न मीडिया से कितना बवाल मच रहा था कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद के वॉर को फंड कर रहा है। इंडिया जो तेल खरीद रहा है उसमें यूक्रेनियंस का खून मिला हुआ है। अब वो बात अलग है कि बाद में कई वेस्टर्न कंट्रीज रशियन ऑयल को बॉयकॉट करने की वजह से खुद रिसेशन में चले गए, लेकिन वो छोड़ो। जब ये मुद्दा बहुत गर्म था तब यूक्रेन की ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये फोटो ट्वीट किया
यस, ये हमारी काली माँ की फोटो है जो एक बॉम्ब ब्लास्ट के इमेज के ऊपर लगाई गई है। मतलब आप खुद ही देख सकते हो इस ट्वीट का टोन इंडियंस के लिए काफी डिमीनिंग है। बेसिकली इंडियन कल्चर का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। सो अब इस पे हम इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने इसके खिलाफ ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इसे शेयर, रीट्वीट वगैरह करके यूक्रेनियन गवर्नमेंट से इस पर जवाब मांगना शुरू कर दिया और अंत में यूक्रेन की गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा। ये ट्वीट यूक्रेन की वो पहली वाली ट्वीट के सिर्फ 2 दिन बाद यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया और कहा कि हमारा वो ट्वीट गलत था। हम इंडियंस के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं और हमने माँ काली की वो फोटो ट्विटर से निकाल दी है। हम चाहते हैं कि इंडिया और यूक्रेन के बीच अच्छे रिलेशंस बने रहे। दिस इज द पावर ऑफ रेजिंग योर वॉइस ऑन सोशल मीडिया। और इसीलिए मेरी पिछली वीडियो का एग्जैक्टली यही मकसद था कि सिर्फ इस मुद्दे पे बात होना शुरू हो, एक डिबेट होना शुरू हो, ताकि वो इंडियंस, वो कोरियंस जिन्हें इस इशू के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, वो भी इस मुद्दे के बारे में अवेयर हो जाए। उस वीडियो के बाद कितने सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। इनफैक्ट कई सारे ट्विटर और रेडिट थ्रेड्स खुल चुके हैं जो अब इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हमारे इस वीडियो को रीशेयर, रीट्वीट भी कर रहे हैं, जिसमें फिर हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टैग किया जा रहा है। कितने न्यूज आर्टिकल्स भी अब इस इशू पे लिखे जा रहे हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। देखो, किसी भी देश की सरकार तब तक कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं लाती है जब तक उनकी जनता आवाज ना उठाए या फिर किसी देश से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनने ना लग जाए। हाँ, ये बात है कि अभी फिलहाल साउथ कोरिया हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन भूलो मत हमारी इकोनॉमी उनसे ज्यादा है। हाँ, ये बात भी है कि अभी फिलहाल हम इंडियंस काफी साउथ कोरियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स हैं, लेकिन भूलो मत एक मार्केट में कंज्यूमर इज ऑलवेज द किंग। आज साउथ कोरिया हमारे इंडियन मार्केट से 21.22 बिलियन यूएस डॉलर्स कमा रहा है और वो डेफिनेटली इसे कुर्बान नहीं करना चाहेगा। साउथ कोरिया एक काफी एजुकेटेड और डेवलप कंट्री है। इस रेसिज्म के मुद्दे पर वो अपनी इकोनॉमी और अपनी कंट्री की इमेज खराब नहीं करना चाहेगा और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपको साउथ कोरियंस के ही कई सारे रील्स, वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे जहां वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हमारे देश में बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे हिसाब से तो यही एक तरीका है कि हम एक शॉर्ट टर्म में एक बिल्कुल ही नॉन अग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे पर अपने कंसर्न्स अथॉरिटीज तक पहुंचा सके और ये इशू रूट से फिक्स हो सके। और अगर आप देखोगे तो हमेशा 2 देशों के बीच ऐसी ही चीजें फिक्स की जाती है। इससे 2 देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब नहीं होते हैं, उल्टा बिल्ड होते हैं। बोनोजीत के केस में भी तो यही हुआ ना। आफ्टर ऑल साउथ कोरियन लोग और वहां की मीडिया ने उनका साथ दिया। आप इस आर्टिकल का टाइटल ही देख लो, इंडियन इंस्पायर्स साउथ कोरियाज फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, हर साउथ कोरियन वैसा नहीं है। जैसे हर कंट्री में अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है, इसीलिए वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि कंट्री में जो बुरी चीजें हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है, वो फिक्स हो जाए। और अगर हमारे इस वीडियो से एक भी साउथ कोरियन अवेयर होता है और अपनी कंट्री में हो रहे इस रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो मैं मानूंगी कि हमारा ये मिशन समवॉट सक्सेसफुल हो गया। देखो, हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पर इंडियंस के साथ हो रहे कोई भी इनजस्टिस के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, फिर चाहे वो इंडिया में ही हो रहा रेसिज्म भी क्यों ना हो। नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो रेसिज्म इंडिया में फेस करते हैं, ये बात भी मैंने अपनी ही वीडियो में आज से 2 साल पहले की थी। इनफैक्ट कई बार मुझे मेरे खुद के फीचर्स के वजह से खुद रेसिज्म का सामना भी करना पड़ा है एंड दैट इज व्हाई आई अंडरस्टैंड कि ये कितनी गलत चीज है। काफी सालों तक मैं अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाकी इंडियंस के कंपैरिजन में मेरी आंखें बहुत छोटी है। सो आई अंडरस्टैंड कि कैसे ये रेसिज्म एक इंसान को डीपली अफेक्ट कर सकता है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस शैटर कर सकता है। लेकिन फिर इस इशू पे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सारे इंडियंस को हेट करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, राइट? क्योंकि सारे इंडियंस ऐसे नहीं होते हैं। तो ये था एक सोल्यूशन पॉलिसी और लीगल सिस्टम का जो शॉर्ट टर्म में यानी कुछ इयर्स में प्रॉब्लम की सिवियरिटी को कम कर सकता है। लेकिन इसके साथ हमें इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर भी फोकस करना होगा जो फंडामेंटली भी इस इशू को लॉन्ग टर्म में सॉल्व करे। और क्या है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन? देखो, इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म काफी कंट्रीज में होता है और आगे भी होता रहेगा जब तक हम इंडिया के सॉफ्ट पावर पे वर्क नहीं करते। अब साउथ कोरिया ही ले लो ना। आज से 10 साल पहले क्या इंडिया में साउथ कोरिया का इतना क्रेज था? क्या इनका के ड्रामा और के पॉप इंडिया में इतना कंज्यूम किया जाता था? नहीं ना। तो ये चेंज आया कहां से? बिकॉज दे वर्कड ऑन देयर सॉफ्ट पावर। आपको पता ही होगा, जब साउथ कोरिया जापान से आजाद हुआ था तब उन्हें भी एक गरीब देश जैसा देखा जाता था। लेकिन आज साउथ कोरिया का ग्लोबल इमेज काफी पावरफुल है, जिसमें एक मेजर रोल था 1990s में हुए उनके के कल्चर रेवोल्यूशन का। साउथ कोरिया ने इस पे ध्यान दिया कि उनकी वर्ल्ड में क्या इमेज बिल्ड होनी चाहिए, टू द पॉइंट कि दुनिया का आज बच्चा बच्चा जानता है साउथ कोरिया का कल्चर कितना अच्छा है और तो और उसे फॉलो भी करना चाहता है।
बेसिकली साउथ कोरिया के बारे में ग्लोबली एक काफी पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट हो गया है। अब इसी सॉफ्ट पावर से कंट्रीज को इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी होते हैं। साउथ कोरिया के केस में उनके देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लग गए। लेकिन नाउ आंसर माय क्वेश्चन, क्या इंडिया ने अभी तक अपने सॉफ्ट पावर को लेवरेज किया था? हमारे योगा तक को हम आज जाके टैप कर रहे हैं। इंडिया को जैनिज्म और बुद्धिज्म का एक कल्चरल सेंटर पोर्ट्रे करना तक अभी तक हमने शुरू नहीं किया है। आप बस सोचो, बुद्धिज्म अकेले टैप कर लिया ना तो हम एक मेजर चंक ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया लेवरेज कर पाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, क्योंकि इससे हम उन कंट्रीज में इंडियंस के प्रति एक फेवरेबल इमेज क्रिएट कर पाएंगे। आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है कि आज हमारे कॉलोनाइजर्स जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया, हमें एक्सप्लॉइट किया, उनके साथ आज हम फोटो खिंचाते हैं, लेकिन अफ्रीकन्स जो भी हमारे तरह ही उसकी एक्सप्लॉइटेशन के विक्टिम रहे हैं, उनके साथ अनफॉर्चुनेटली यहाँ रेसिज्म होता है। रीजन सिर्फ एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। जो पावर पोजीशन में होते हैं ना, वो नैरेटिव को अपने फेवर में शेप कर लेते हैं एंड यही सॉफ्ट इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है। रीजन है दूसरे कंट्रीज में एफ्लुएंट इंडियन डायस्पोरा, यूनिक इंडियन कल्चर और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आज ग्रोइंग इकोनॉमी और स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, जो एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया को नेक्स्ट बिग मार्केट बना रहा है। लेकिन हाँ, इसमें हमें सभी इंडियंस का साथ चाहिए होगा। हम इंडियंस को भी अपने माइंडसेट पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी इमेज पे फोकस करना होगा ताकि हम दूसरे देशों में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आए। आप अगर किसी भी देश में जा रहे हो तो बस इतना ध्यान देना कि आप वहाँ के लोगों के मन में अपनी क्या इमेज छोड़ के आते हो, क्योंकि याद रखो आप पूरे इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो। दिस इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दैट इंडिया कैन वर्क ऑन। और बस रही शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की, तो आज का टेक होम मैसेज एकदम सिंपल है। #सवाल उठाओ, हेट मत फैलाओ।